नमस्कार साथियों। आज हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रकरण है सल्तनत काल में व्यापार और वाणिज्य। व्यापार कब किया जाता था? जब व्यक्ति के पास जो भी वह वस्तु उत्पादित करता है, अपने घरेलू उपयोग में लेने के बाद में यदि वस्तु बच जाती है, तब वह वस्तु बेचने के लिए काम में ली जाती है और इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वित्त, जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम किसान का। किसान के पास अपने घरेलू उपयोग के लिए उत्पादित फसल बच जाती है, तो वह उसके वितरण के लिए, बेचने के लिए आसपास के बाजार में चला जाता है और वहाँ पे अपने फसल को उस फसल का विक्रय करके पैसा प्राप्त करता है और अन्य वस्तुएं खरीदता है। औद्योगिक वस्तुएं साधारणतः किसी उपयुक्त बाजार में बिक्री के लिए तैयार की जाती थी। हिंदुस्तान के कुलीन वर्ग को सदैव ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता थी जो केवल बाहर से आयात की जा सकती थी। सुल्तान सदैव ही समीपस्थ देशों से घोड़े आयात करके अस्तबल भरने के फिक्र में रहता और ये वस्तुएं देश के भीतर और बाहरी माल के विनिमय और यातायात को प्रोत्साहित करती थी। वास्तव में देशी और विदेशी दोनों व्यापार में भारत में लंबी और अनवरत परंपरा है। दुकानदारों और माल वाहकों के लिए माल के वहन और यातायात की समस्या साधारण रूप से हल हो जाती थी। भूमि यातायात के लिए सारे देश में सड़कें और पगडंडियां फैली हुई थी। राज्य के द्वारा प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष तक विशाल सेना और भारी सामान के आवागमन के लिए अच्छी दिशा में घोड़े गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ इत्यादि रखी जाती थी। व्यापारी वर्ग को भूमि पर ये सारी सुविधाएं उपयोग करने की अनुमति थी। आधुनिक समुद्री यातायात के साधनों के अभाव में समुद्री यात्रा स्पष्ट आपदाओं से परिपूर्ण थी। समुद्री डाकुओं का भय रहता। इन सारे खतरों के बावजूद भी प्राकृतिक खतरों का खतरा रहता। भारतीय लोग अरब एवं अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। एक सफल यात्रा से प्राप्त लाभ से न केवल समुद्र में हुई क्षति या विनाश की पूर्ति हो जाती थी, बल्कि अधिक धन भी प्राप्त किया जा सकता था। तो व्यापार दो प्रकार से प्रचलित था, अंतर्देशीय व्यापार और विदेशी व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार है, इनमें मुख्यतः उत्तर के गुजराती या मारवाड़ी और दक्षिण के चेट्टी अपनी प्राचीन और सम्मानीय स्थिति के लिए अपनी व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न थे। राजपूताना के बंजारा नामक पुराने व्यापारी वर्ग के पास व्यापार के लिए लाखों बैल थे। उनके कुछ काफिलों में 40,000 तक बैल थे। जो बंजारी लोग हैं वो मैदानी क्षेत्रों से माल को समुद्र तट तक, बंदरगाहों तक पहुंचाते और उस माल का निर्यात कर दिया जाता और वापस जो माल बंदरगाहों पे जहाज़ों से आता था उसको अपने काफिलों के साथ भर के हिंदुस्तान के शहरों में, देहाती क्षेत्रों में विक्रय के लिए ले जाते थे। बाजार की नियमित दुकानों में व्यापार के अतिरिक्त छोटे दुकानदार और व्यापारी चलती फिरती दुकानों और घोड़ों पर व्यापार करते थे। फेरीवाड़े मकड़ व्यापारी भी थे। वस्तुओं का विशाल परिमाण में लेन देन मंडियों में होता था, जहाँ समीपस्थ क्षेत्र में उत्पन्न माल या अनाज के बचे हुए अंश का विनिमय भी सुविधापूर्वक हो जाता था। मुल्तान और लाहौर जैसे प्रशासनिक केंद्र, दिल्ली जैसे राजधानी वाले नगर कभी कभी प्रांत के लिए निकासी गृह का काम करते थे। समीपस्थ शहर का मेला में आसपास के फुटकर व्यापारी और छोटे दुकानदार माल खरीद कर नया भंडार बना लेते थे। विख्यात स्थानों में सब प्रकार के पशु जैसे घोड़े, बैल, ऊंट, गाय, भैंस इत्यादि क्रय विक्रय के लिए आते थे। इस प्रकार जगह जगह पे इनके मेले लगते, जहाँ पे आवश्यक वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता था। व्यापारी वर्ग के पास व्यापार के लिए लाखों बैल थे, ये हमने पढ़ ही चुके हैं। हिंदुस्तान की अति महत्वपूर्ण कई जातियां थी, जो जैसे उत्तर में मुल्तानी, पश्चिम तट पे गुजराती बनिए भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के मालों का व्यापार करते थे, जो मलाबार एवं कोचीन तक फैले हुए थे। विदेशी मुसलमान व्यापारी सामान्यतः खुरासानी कहे जाते थे, जो ईरान के खुरासान क्षेत्र के थे। वे सारे देश में व्यापार करते और अनेक मुस्लिम वर्ग तटीय शहरों में व्यापार करते थे। कुछ बंजारी और सार्थवा भी अपना खुद का व्यापार करते थे। दक्षिण में समुद्र तटीय राज्यों के शासक विदेशी व्यापार का कुछ प्रदेशोत्तर एवं अधिकार और विशेष रियायतें देते थे, क्योंकि ये सरकारी कोषागार को बढ़ाने में
सहायक थे, अर्थात विदेशी व्यापार है सरकारी कोषागार को बढ़ाने में सहायक था। इसलिए शासक वर्ग है इनको विशेष प्रकार का प्रोत्साहन भी दिया करते थे। समुद्र तट और देश के भीतरी भागों में बड़ा व्यापार सामान्य दलालों के एक संगठित वर्ग द्वारा किया जाता था, जो लेन देन के दोनों पक्षों से दस्तूरी लेकर कुशलता से वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते थे। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य खासकर दिल्ली की मांग और पूर्ति को नियंत्रण करने का निश्चय किया, तो उसने कठोरता और शीघ्रता से दलालों के वर्ग का दमन किया। अर्थात दलाल लोग हैं वो वस्तुओं का क्रय विक्रय में सहायक थे और उनकी कीमत बढ़ा दिया करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दलालों का दमन किया, उनके ऊपर रोक लगा दी, प्रत्येक वस्तु की कीमत है वो निश्चित कर दी। देशी महाजन वर्तमान बैंकिंग के कुछ सामान्यतः प्रचलित कार्य संपन्न करते थे। वे कर्ज देते और हुंडियाँ लेते थे। हुंडी प्रथा भी प्रचलित थी, जिसमें हर शहर में हुंडी प्रदाता होते थे बड़े बड़े शहरों में, और वो सामान्यतः किसी का धन अपने यहाँ जमा कर लेते और जो व्यक्ति धन जमा कराता उसको उस धन के बदले में कुछ लिख के पत्थर देते या अपनी मुद्रा लगा के कुछ कागज वगैरह देते, उसको वह अन्य शहर में दिखा के उतना ही धन वापस प्राप्त कर लिया जाता था। उसमें से कुछ अंश उसका काट लिया जाता था। साहूकार के प्रश्न पर व्यापार परंपराओं और व्यवहारों से अलग विचार करेंगे। दोनों जातियों का एक समूचा वर्ग साहूकारी के धंधे में उन्नति करने लगा। ये व्यापार संबंधी कार्यों में सहायता के लिए कर्ज देते थे, किंतु उनका प्रमुख धंधा अधिक से अधिक लाभप्रद ब्याज पर कर्ज देना था, इसलिए इनको महाजन या साहूकार भी कहा जाता था। ब्याज की दरें निश्चित करना कठिन है, किंतु अमीर खुसरो ने कई कथनों से मिलान करके हम बड़ी राशि पे 10% वार्षिक और छोटी मोटी राशि पे 20% वार्षिक ब्याज दर निश्चित करते थे। इस प्रकार ब्याज दर अलग अलग थी। विदेशी व्यापार, भारत का विदेशों से सदैव ही प्राचीन काल से व्यापार चलता रहा है। ठोस व्यापारिक संबंध रहे हैं। समीक्षाकृत काल में समुद्र पे इस्माइली और मुरू के प्रभाव ने भारत को यूरोप के सीधे व्यापार वाणिज्य से अलग कर दिया। फिर भी इससे भारतीय व्यापार की आयात और पश्चिमी भारतीय वस्तुओं के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय वस्तुएं अरबों के द्वारा लाल सागर तक ले जाई जाती, वहां से दमिश्क और सिकंदरिया जाती, ये सारे भूमध्य सागरीय देशों में उसकी वितरित की जाती। अर्थात भारतीय वस्तुएं हैं जब उस्मानी तुर्कों का जो पूर्वी रोमन साम्राज्य उस पर कब्जा हो गया, तो भारत का माल है, अरबी लोग है वो मिस्र के तट तक ले जाते, फिर वहाँ से दमिश्क, सीरिया इत्यादि, तुर्की इत्यादि होते हुए इटली के नगरों तक ले जाया करते थे। इसी प्रकार भारतीय मुख्य भूमि पर भी मध्य एशिया के अफगानिस्तान, फारस से मुल्तान, क्वेटा, खैबर दर्रे और कश्मीर के रास्तों से जुड़ा हुआ था। व्यापारियों के काफिले जो प्राचीन काल से इन्हीं रास्तों से परिचित थे, भारत, बुखारा और इराक के मध्य और दमिश्क तक बहुत आवाजाही करते थे। अर्थात दमिश्क, बुखारा इत्यादि तक व्यापारी काफिले हैं वो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से होते हुए गुजरा करते थे। सामुद्रिक व्यापार, 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आगमन से पूर्व तक समुद्री व्यापार एक बहुत ही महानतम लाभ का क्षेत्र था। दूसरी ओर थल सीमा को लगातार मंगोल आक्रमणों का खतरा बना रहता था। समुद्री रास्ते मूल अधिकृत थे, जिसका परिणाम पर्याप्त था। उस वर्गों के विलास की कुछ वस्तुएं, सामग्रियां, सभी प्रकार के घोड़े, खच्चर इत्यादि आयात किए जाते थे। विलास की वस्तु में रेशम, मखमल, कशीदे के काम वाले पर्दों के साथ साथ उपस्कर, सजावट के सामान इत्यादि का आयात किया जाता। और निर्यात योग्य वस्तुएं हैं वो हिंदुस्तान से मुख्यतः हाथी दांत, सूती वस्त्र, मलमल के कपड़े, विभिन्न प्रकार की धातुएं, मोरपंख, नील इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। हिंदुस्तान में घोड़ों की बहुत मांग थी। सेना के लिए घोड़ों की विशाल मांग के अतिरिक्त ये पशु साधारणतः यातायात, घुड़सवारी, घुड़दौड़ इत्यादि के लिए भी प्रयुक्त होते थे।
तो भारत में उत्तम कोटि के घोड़ों का अभाव था, अतः उत्तम कोटि के घोड़े अरब, सीरिया, इराक, ईरान, तुर्की इत्यादि क्षेत्रों से भारत में घोड़ों का आयात किया जाता था। शाही घुड़साल के भी नियमित रूप से घोड़े खरीदे जाते। हम बाद में थल सीमांतों से घोड़ों का आयात का उल्लेख करेंगे, अर्थात घोड़ों का आयात दोनों प्रकार से किया जाता था, समुद्री मार्ग से और स्थल मार्ग से। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः गुजरात के बंदरगाहों जैसे कैम्बे, बंगाल में बंगाला, उत्तर में विदेशी व्यापार के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। वार्थमा के अनुसार ये दो बंदरगाह फारस, तार्तरी, तुर्की, सीरिया, बर्बेरी या अफ्रीका, अरब, फेलिक्स, इथोपिया, भारत और अन्य बहुसंख्यक द्वीपों को रेशमी और सूती वस्त्रों का निर्यात करते थे। ये प्रतिवर्ष खंबात आने वाले विभिन्न देशों के लगभग 300 जहाजों का वार्थमा है। गुजरात के खंबात बंदरगाह पे प्रतिवर्ष आने वाले 300 जहाजों का उल्लेख करता है। फारस की खाड़ी के आसपास लाल सागर और हिंद महासागर के किनारे देशों में भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता था, किंतु हम उन देशों की मांगों और उन वस्तुओं का उपभोग क्षमता के संबंध में ज़्यादा नहीं जानते। हम केवल यही कह सकते हैं कि भारत का व्यापार, उसकी ठोस संपत्ति और विकास के अवसर और अंततः स्वयं भारतीय बाजार, पुर्तगाल के राजा को, जिसने भारत के विजय के समय संसार का सबसे संपन्न राजा होने की आशा की थी, पर्याप्त थे। भारत का जो समुद्री व्यापार है वो मुख्यतः अरबों के हाथ में था, लेकिन कुछ गुजराती बनिए, दक्षिण के चेट्टी और भारत में बसे कुछ मूरों के एक छोटे व्यापारी वर्गों का भी विदेशी व्यापार में हिस्सा था। थल सीमांतों से व्यापार, थल सीमांतों से भी व्यापार है वो उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र से व्यापार होता था, जो मुख्यतः बैलगाड़ियों से, घोड़ों से, खच्चरों से और बड़े बड़े बैलों के काफिलों से, गायों के काफिलों से, इनसे बंजारों द्वारा और आर्मीनियाई व्यापारी, खुरासानी व्यापारी, मुल्तानी इत्यादि व्यापारियों द्वारा ये किया जाता था। इनमें हिंदुस्तान, हम खुरासान के व्यापारियों, तुर्की और चीनी दासों, सुस्त्री नामक कपड़े का जो संभवतः सुस्तर से आता था, उल्लेख कर चुके हैं। मंगोल संकट समाप्त हो जाने पर पश्चात थल सीमांतों से संभवतः अधिक व्यापार होने लग गया। बाबर और हुमायूं के समय इन सीमांतों को दृष्टिगत रखते हुए व्यापारिक परिस्थिति सामान्य स्तर नहीं कही जा सकती। हम भारत में बाहर के काफिले आए और उनसे भारतीयों का संपर्क हुआ। अकबर के समय में काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण परिस्थितियों में भारत के इस भाग में व्यापार संबंधी कार्य तेजी से बढ़े। व्यापार की प्रमुख आयात की प्रमुख वस्तुएं घोड़े, विलास की वस्तुएं, बालदार चमड़े और शस्त्र की मांग थी। हम पहले पढ़ चुके हैं, भारत में विशाल पैमाने पे घोड़ों का आयात किया जाता था। तुर्किस्तान में अजक के लोग हिंदुस्तान को भेजने के लिए विशेष नस्ल के घोड़े उत्पन्न करते थे और सुरक्षित परिवहन रास्ते में देख रेख के लिए एक सुविकसित संगठन भी था। घोड़ों के स्वामियों को सिंध की सीमा में प्रवेश करने पर 7 टंका प्रति घोड़े के हिसाब से कर देने के पश्चात मुल्तान में भी कर देना पड़ता था, जो पहले से कहीं सस्ता पड़ता। थल सीमांतों पर किए जाने वाले व्यापार के आकार का स्पष्ट रूप से आकलन संभव नहीं है। हिंदुस्तान में विदेशी व्यापारी भी आया करते, जैसे अरब के व्यापारी है, खुरासान के व्यापारी है, चीनी व्यापारी, अरबी व्यापारी इत्यादि व्यापारी है, हिंदुस्तान से वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे। विदेश व्यापार, दक्षिण भारत का विदेश व्यापार बड़ा ही समृद्ध था। उनके यहाँ पे जो विजयनगर और बहमनी शासक थे, उनके संरक्षण काल में अरबों, पुर्तगालियों, डच्चों आदि के साथ साथ राजनीतिक वाणिज्य संधियाँ करने से विदेशी व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। 1547 ईस्वी में पुर्तगालियों और सदाशिव राय के बीच हुई संधि में ये अनुबंध किया गया कि विजयनगर के व्यापार की सभी मूलभूत वस्तुएं होनावर या बसरूर को भेजी जाएगी, जहां से पुर्तगालियों द्वारा खरीदी जाएगी। विजयनगर नरेश ने लोहा और सोरा के निर्यात पर रोक लगाई, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें केवल पुर्तगालियों को बेची जानी थी। संधि में कहा गया कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा उत्पादित कोई भी कपड़ा आदिलशाही बंदरगाहों से नहीं जाएगा, वरन अंकोला या होनावाद के बंदरगाहों
पर लाया जाएगा। अर्थात आदिल शाही बंदरगाह है वो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत थे, उनके बजाय जो विजयनगर साम्राज्य के बंदरगाह है उनसे ही आयात और निर्यात किया जाएगा। इस प्रकार भारत में मध्य काल में, सल्तनत काल में विदेशी व्यापार है वो बहुत ही उन्नत किस्म का था। आज हमारा प्रकरण इतना ही है। थैंक्स बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनने।